फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश के ऊपर, मौर्य काल के ऊपर। ओके गाइस, इससे पहले हम लोगों ने विदेशी आक्रमण पढ़ा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ा है। तो जो हम लोगों का ये नंद वंश होता है, नंद वंश को खत्म करके आगे जो वंश बढ़ता है वो होता है मौर्य वंश। ओके गाइस, तो यहीं से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश के काल की बात करेंगे तो गाइस, मौर्य वंश का जो काल होता है वो रहता है 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक का। ओके गाइस, देखिए 322 यहाँ क्यों है, क्योंकि इसी काल में 322 के पीरियड में ही घनानंद की हत्या कर दी जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ जाता है, इसलिए इसको 322 बीसी से ही स्टार्टिंग माना जा सकता है। अब बात करेंगे भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो गाइस मौर्य वंश को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन आए आपके में कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ओके, अब चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोग यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि किसने की होती है घनानंद की हत्या, वो होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके गाइस, तो चंद्रगुप्त मौर्य में बात करेंगे कि मौर्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ से आए थे मौर्य, ठीक है, कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है, ये सब बातें जो है सबसे पहले पूछी जाती हैं। तो इसकी बात करेंगे तो जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में जैसे हिंदू लोग जो मानते हैं, ठीक है, उनके द्वारा, जैन मत द्वारा, बौद्ध मत द्वारा, या फिर और भी जितने हैं, जैसे कि कुछ बुक्स लिखी गई हैं, मुद्रा राक्षक हो गए हैं, और कौन कौन सी बुक हो गई, ब्रह्म कथा मंजरी हो गई, कथा सरिता सागर हो गई, इनमें सब में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिला है, मौर्य वंश का वर्णन मिला है। तो सब बुक्स अलग अलग कहती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आइए जानते हैं कि कौन क्या कहता है। देखिए गाइस, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में आ जाता है जैसे पुराण हो गया, ठीक है, तो पुराण में कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर जो मौर्य थे वो कौन थे, वो थे शूद्र। ओके गाइस, शूद्र कौन कौन कहता है, ब्राह्मण साहित्य कहते हैं शूद्र हैं। विष्णु पुराण हो गई, हिंदू जो लोग होते हैं वो लोग क्या मानते हैं, इनको शूद्र मानते हैं। लेकिन एक बुक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है, वो लिखा है विशाख दत्त ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है गाइस, तो इसको आप नाम याद रखिए, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को। तो इनके द्वारा कहा गया है कि घनानंद का पुत्र है, ठीक है, जो मौर्य था, ये चंद्रगुप्त मौर्य था, वो कौन था, घनानंद का पुत्र था, और वो एक शूद्र था, क्योंकि घनानंद की पत्नी थी मूरा, और मूरा से ही जन्मा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसा भी उसमें लिखा गया है मुद्रा राक्षस में। विष्णु पुराण में शूद्र बोला गया है, हिंदू लोग क्या मानते हैं, वो लोग शूद्र मानते हैं। जैसे बृहद कथा मंजरी हो गया और कथा सरिता सागर हो गया। देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स के नाम में पूछा जाता है कि बृहद कथा मंजरी किसने लिखी है या फिर कथा सरिता सागर किसने लिखी है। तो गाइज आप इनका नाम बताएंगे कि बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी है और कथा सरिता सागर जो है वो लिखी है सोमदेव ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके नाम और इनके राइटर भी आप याद रखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस नॉर्मली पुटअप होते ही रहते हैं। और बात करेंगे इनमें क्या लिखा है, तो इनके द्वारा भी यही बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे, वो एक शूद्र थे। ओके गाइस, लेकिन जो बौद्ध स्रोत हम लोगों को मिलते हैं और जो जैन स्रोत मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो मौर्य थे या चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय था। जैसे जैन धर्म की पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। ओके गाइस, परिशिष्ट पर्वन का भी नाम आता है, किसने लिखी है, तो देख लीजिए हेमचंद्र ने लिखी है परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे, वो क्षत्रिय थे। ओके, और ये किसके धर्म से थे, देखिए मोर पालने वाले एक मुखिया का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसमें लिखा गया है। ये हमारा कोई भी मानना नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है परिशिष्ट पर्वन में। ओके गाइस, ये जैन धर्म की एक पुस्तक है। ऐसे ही बौद्ध स्रोत में भी बोला गया है, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं बोला गया। बौद्ध स्रोतों में बोला गया है कि जो अशोक की बुक है, जो अशोक है और फिर जो बिंदुसार है, वो लोग क्षत्रिय हैं, लेकिन वो लोग बेटे किसके होते हैं, अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो होता है बेटा वो होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक। तो इनडायरेक्टली वे में ही बोला गया, लेकिन बोला तो गया है इन्हीं के
बारे में ना कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, वो क्षत्रिय थे। ओके गाइस, तो ऐसे हम लोगों को अलग अलग जगह से अलग अलग स्रोत मिलते रहते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो यही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। ओके गाइस, ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। बात करेंगे हम लोगों को इनके साक्ष्य किस किस जगह से मिलते हैं, क्योंकि कोई ऐसी मेन पुस्तक नहीं है जिसमें सब वर्णन दिया गया और जैसे अब हम लोगों की होती हैं। तो कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य मिलते हैं देख लेते हैं गाइस। इनके सबसे पहले अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र एक बुक थी जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका से हम लोगों को पता चलता है। रुद्रजन के जूनागढ़ अभिलेखों से पता चलता है। मुद्रा राक्षस जो कि यहाँ पर थी, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है, उससे हम लोगों को पता चलता है। अशोक के अभिलेख से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पुराणों से और कुछ राइटर्स हैं, वो राइटर्स देख लीजिए आप, जस्टिस, प्लूटन और एरियन। ठीक है, ये 3 राइटर हैं। इनकी जो बुक्स हैं उनसे भी क्या मिला है कि इनके बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ ना कुछ उल्लेख मिलता है। ओके गाइस, तो ये हम लोगों को ये जानकारियां कहाँ से, साक्ष्यों के द्वारा या फिर अभिलेखों के द्वारा या बुक्स के द्वारा पता चलती हैं। अब बात करेंगे हम लोग सीधा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य को इतना शक्तिशाली बनाया किसने था, कौटिल्य ने बनाया था, चाणक्य ने बनाया था। इन सबका एक ही नाम है, मतलब कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चाणक्य के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करेंगे चाणक्य के बारे में, उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आएंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, घनानंद के बारे में बात करेंगे, मगध की स्थिति के बारे में जो हम लोग बात करेंगे गाइस। तो घनानंद पहले बात आती है हमारे में कि घनानंद, क्योंकि इससे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किसका शासन था, वो था घनानंद का। तो गाइस घनानंद बहुत ही अत्याचारी रहता था, बहुत ज्यादा जनता पर अत्याचार करता था, बहुत ज्यादा कर लगाता था, नॉर्मल जितने भी राजा वो उनसे बहुत ज्यादा कर लगाता था। इसलिए जो घनानंद है इसको लोग बहुत कम पसंद करते थे। जब घनानंद को बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो है हटेगा, किसी ना किसी तरह से तो हटेगा, जनता उसका सहयोग नहीं देगी। तो आप ये देखिए पहले यहाँ पर कि जो घनानंद था वो सबसे ज्यादा अत्याचारी राजा था। ओके गाइस, अब बात करेंगे इसने क्या किया था। देखिए पहले चाणक्य के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि चाणक्य जो है, चाणक्य का पिता कौन होता है, चाणक्य का पिता होता है महिषी चड़क। ओके गाइस, चाणक्य किसका पुत्र होता है, महिषी चड़क का। और इसको जो चाणक्य है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि जो चाणक्य है उसका बचपन का नाम क्या होता है, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त होता है। चाणक्य के पिता का नाम होता है महर्षि चड़क। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को, वत्स्यायन के नाम से जाना जाता है और कात्यायन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अगर कहीं पर आ जाए कि कौटिल्य का नाम बताइए बचपन का, तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त, और वत्स्यायन, कात्यायन, ये सब किसके नाम है, ये सब चाणक्य के ही नाम है। पुराणों में मिलता है चाणक्य का नाम, वो है दिजयशब। ओके गाइस, दिजयशब नाम मिलता है पुराणों में चाणक्य का। दिजयशब का मतलब क्या होता है, दिजयशब का मतलब होता है एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। ओके गाइस, श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थ होता है दिजयशब का। ऐसे ही कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिल बुद्धि वाला, क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा कि जो कौटिल्य था ये चाणक्य था, बहुत ही कुटिल बुद्धि का था, इसलिए ही इसको कौटिल्य बोला जाता था। ओके गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इसको और क्या क्या बोला जाता है, या अभी तक चाणक्य को कौन कौन सी उपाधि दी जा चुकी हैं। तो गाइस चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। ओके गाइस, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। ये अर्थशास्त्र वो किसने लिखी थी, वो चाणक्य ने लिखी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको भी पता ही होगा इसका आंसर कि जो चाणक्य हैं, चाणक्य ने ही कौन सी पुस्तक लिखी थी, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें किसका वर्णन मिलता है राजनीति का वर्णन। ओके गाइस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली एग्जाम्स में आती ही रहती है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, और सप्तांश सिद्धांत,
सप्ताह सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? चाणक्य ने दिया था। ओके, सप्ताह सिद्धांत में क्या होता है गाइस? सप्ताह सिद्धांत में जो राजा होता है, राजा को कैसे रहना चाहिए, कैसे उसको अपने राज्य की देखभाल करनी चाहिए, क्या कैसा करना चाहिए, उसके बारे में वर्णन मिलता है सप्ताह सिद्धांत में। ओके गाइस, ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, कुछ अच्छे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि जैसे राजनीति की जो बुक थी उसके बारे में कुछ क्या मिलता है। तो टोटल 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक का वर्णन मिलता है। ओके गाइस, ये आप थोड़ा मोटा मोटा ऐसे ही याद रखिए। और इसमें वर्णन मेनली किसका है? राजनीति का है, क्योंकि जो चाणक्य होते हैं यही राजनीति करते हैं, इन्हीं की राजनीति के द्वारा ही घनानंद की हत्या की जाती है। ओके, अब बात करेंगे तक्षशिला की। तो चाणक्य होते हैं, जो चाणक्य होते हैं वो तक्षशिला के आचार्य भी होते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ बारे में हमने चाणक्य के बारे में भी बात कर ली। नेक्स्ट आएंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो पहले उसके आप थोड़ी कहानी भी सुन लीजिए। चाणक्य जो होते हैं वो घनानंद के ही राज्य में रह रहे होते हैं। तभी घनानंद और चाणक्य के बीच में कोई बात हो जाती है, जिसकी वजह से जो घनानंद होता है वो चाणक्य को बहुत ही बेइज्जती या घोर निंदा करके इसको राज्य से बाहर करवा देता है या इसको राज्य से हटा देता है। तभी उसी समय जो चाणक्य होता है ये एक घोर प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, अब मैं जब तक इसको पूरा संपूर्ण नष्ट नहीं कर दूंगा। किसको? घनानंद की मैं बात कर रही हूँ। घनानंद को जब तक चाणक्य ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब तक मैं घनानंद को संपूर्ण नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओके गाइस, तो ये राज्य छोड़ के चले आते हैं। जब ये चाणक्य राज्य छोड़ के चले आते हैं तभी इनको विंध्याचल के जंगलों में एक लड़का मिलता है। वो लड़का जो होता है वो खेल रहा होता है, उस खेल का नाम होता है राजकीलम। ओके, तो वहां पर एक लड़का गेम खेल रहा होता है विंध्याचल के पर्वत में, वो राजकीलम खेल रहा होता है। वहां पर ही जो चाणक्य होते हैं वो उस लड़के से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो जो है उसको 1000 कर्ण पलस में उसको खरीद लेते हैं। किसको खरीद लेते हैं? जो लड़का होता है उसी को क्या बोला जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। वो लड़के का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ताकि होते हैं ये उस लड़के को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उसको तक्षशिला ले जाते हैं, क्योंकि चाणक्य जो है कहाँ के आचार्य होते हैं? तक्षशिला के आचार्य होते हैं। तो ये उस लड़के को या चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाते हैं। उसको वहाँ 7-8 सालों तक बहुत ज़्यादा शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं और उसको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। ओके गाइस, तो 7-8 सालों तक उसको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने के बाद ही उन लोगों को लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया है, कुशल हो गया है, तो अब मगध पे आक्रमण करने का समय आ गया है। उसके बाद ये मगध पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन ये कहाँ पर आक्रमण करते हैं? ये सीधा घनानंद के पास आक्रमण कर देते हैं। लेकिन घनानंद बहुत ही शक्तिशाली होता है। घनानंद ऐसे ही शक्तिशाली नहीं होता क्योंकि मगध का राजा होता है। मगध का विस्तार उस समय भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया है मगध के उत्कर्ष में कि घनानंद का राज्य कितना बड़ा होता है, या नंदवंश या मगध जो है वो कितना बड़ा राज्य होता है। तो ये सीधा घनानंद पे हमला कर देते हैं या मगध पे हमला कर देते हैं और वहीं पर ही चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हो जाते हैं। और क्यों पराजित हो जाते हैं? क्योंकि गाइस इन्होंने सीधा उसी समय मगध पर ही हमला कर देते हैं। जब ये लोग अपनी सेना को ले जाके जब हमला करते हैं तो ये लोग पराजित हो जाते हैं, क्योंकि मगध की सेना बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और ये लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जब ये हमला कर देते हैं तो इनकी पराजय हो जाती है। इसका वर्णन हम लोगों को कहाँ मिलता है गाइस? तो इसका वर्णन हम लोगों को मिलता है बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, और जैन ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ की कौन सी बुक? महाबोधिवंश एक बुक है, वहाँ पर हम लोगों को इस पराजय का वर्णन मिलता है। और जैन ग्रंथ की परिशिष्ट पर्वन, जो यहाँ पर बुक थी, परिशिष्ट पर्वन में भी मगध में, ठीक है, मगध में चंद्रगुप्त मौर्य की पराजय का वर्णन मिलता है। ओके गाइस, और चंद्रगुप्त मौर्य की ये पहली पराजय होती है। उसी समय जो है कहावतें कहीं कहीं पर सुनी जाती हैं, या फिर जो ये हमने बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के बारे में बोला है, तो इसमें लिखा क्या है?
इसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी, जैसे ये बोला गया है कहावत के रूप में कि कोई एक बच्चा होता है, वो जो है गरम रोटी के बीच में ही उंगली डाल देता है तो वो पूरी तरह से जल जाता है। तो उसकी माँ उससे कहती है क्या तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह कर रहे हो, या फिर तुम्हारा हाथ जल गया क्योंकि तुमने गलती कर दी है, सीधा बीच में हाथ डाल दिया है गरम रोटी के। ठीक है, ऐसे ही जैन मत में खीर के बारे में मिलता है कि अगर गरम गरम खीर मुंह में डालोगे तो फिर तो तुम्हारा मुंह जलना ही है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहावतें लिखी गई थी। इन्हीं कहावतों से शिक्षा लेके अब क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, फिर से अपना तैयारियां करते हैं और ज़्यादा तैयारी करते हैं। उसके बाद ये सीधा मगध पे हमला नहीं करते हैं, ये जाके सबसे में पश्चिमोत्तर की तरफ से ये हमला करते हैं। सबसे पहले पंजाब में हमला करते हैं, फिर सिंध में हमला करते हैं। इस हमले में ये सहायता किसकी लेते हैं गाइस? इस हमले में वो राजा प्रवर्तक की सहायता लेते हैं और इस हमले में ही वो मगध को हरा देते हैं और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। देखते हैं इसका वर्णन कहाँ मिलता है। इसका वर्णन भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मिलता है। ठीक है, ये सबसे पहले नंदों के सेनापति भद्रसाल को हराते हैं, उसके बाद घनानंद की हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये घटना होती कब है? ये घटना होती है 322 बीसी में। ओके गाइस, 322 बीसी में ये घटना होती है और मात्र 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य किसको, मगध को हरा देता है या घनानंद को हरा के गद्दी पर बैठ जाता है और वहां की राजधानी बनाता है वो पाटलिपुत्र। ओके गाइस, पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और सोन नदी के संगम में बसा हुआ ही एक राज्य है। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम में बसा हुआ एक राज्य है। ये अपना राज्य चिन्ह किसे बनाते हैं? तो ये अपना राज्य चिन्ह बनाते हैं मोर को। इनकी भाषा होती है पाली और इनका जो महल होता है चंद्रगुप्त मौर्य का महल या फिर जो मगध का ही महल कहेंगे वो होता है लकड़ी का महल और बहुत ही भव्य लकड़ी का महल बना होता है, बहुत ही सुंदर होता है महल। वो सुंदर क्यों होता है और लकड़ी का क्यों होता है, आपने ये सोचा? जब हमने मगध का उत्कर्ष के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि नीचे विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं और यहाँ पर नदियों के किनारे ये मगध राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर लकड़ी के पूर्ण रूप से स्रोत मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किस चीज का होगा? लकड़ी का होगा ना गाइस। तो यहाँ पर ये जो महल बना है ये लकड़ी का महल बना है। आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल भी देखा होगा तो आपने उसमें नोटिस किया होगा जो महल है वो पूरा लकड़ी का बना होता है और बहुत ही सुंदर महल होता है। उस समय में भी स्विमिंग पूल होता था और ये लोग स्विमिंग पूल का यूज भी करते थे। ओके गाइस, तो यहाँ बात करते हैं लकड़ी का महल होता है। ठीक है, और जो उस समय शिक्षा का केंद्र था वो शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। ओके, तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। अब ये भारतवर्ष का प्रथम सम्राट कहलाता है। ओके गाइस, अगर क्वेश्चन आता है प्रथम सम्राट कौन होता है भारतवर्ष का, तो प्रथम सम्राट होता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है सेंड्रोपोड्स। ओके, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोपोड्स कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विसल बोला जाता है। ओके गाइस, तो ये सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है कि कैसे उन्होंने पहली पराजय ली और उसके बाद दोबारा जब उन्होंने हमला किया तो वो विजय हो गए। ओके गाइस, अब बात करेंगे उनका राज्य चलने लगता है। उन्होंने कई राज्यों पे हमला करा होता है, वो जीत जाते हैं। उनका जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। केवल भारत की बात करेंगे तो अगर केरल और तमिलनाडु को छोड़ के जितना भी ऊपर का था वहाँ सब में चंद्रगुप्त मौर्य का ही शासक था। और भारत के जो पूर्व में जो 7 हम लोगों के देश हैं, ठीक है, उनको छोड़ के पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य हैं उनको छोड़ के बाकी जितना भी इधर का क्षेत्र था उन सब में किसका राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। अब बात करेंगे सेल्यूकस से युद्ध होता है इनका। और सेल्यूकस कौन होता है गाइस? सेल्यूकस वही होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या घनानंद के समय में जब सिकंदर आता है भारत में तो सिकंदर का सेनापति होता है सेल्यूकस। ओके, सिकंदर चला जाता है और सिकंदर का जो सेनापति होता है सेल्यूकस
वो यहाँ भारत में दोबारा हमला करता है। वो दोबारा हमला कब करता है? वो करता है 305 से लेकर 304 बीसी के समय में करता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हमला। तो सेल्यूकस जो होता है वो हमला करता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति होता है। वो काबुल के रास्ते से आता है और सिंध को जीतते हुए ही चंद्रगुप्त मौर्य पर आगे चल के हमला करता है। इस युद्ध में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो जाता है। जब सेल्यूकस हार जाता है या पराजित हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य की उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं। जैसे कि क्या क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य मांगता है, वो उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। सेल्यूकस की पुत्री होती है एक, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का फिर विवाह करना पड़ता है सेल्यूकस को। मरकस, काबुल और कंधार जैसे जो राज्य होते हैं वो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। और एक राजदूत, ठीक है, एक राजदूत देना पड़ता है किसको? सेल्यूकस को, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है। तो वो जो राजदूत होता है उसका नाम होता है मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ऐसे ही ये सब चीजें लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य में रहता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की बात करते हैं हम जब, तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर देता है। ओके गाइस, ये संलेखना विधि क्या होती है? ये मैंने जैन धर्म जब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि खुद भूखे रहकर ही अपना प्राण त्याग देना ही कौन सी विधि होती है? संलेखना विधि होती है। ये जैन धर्म की एक प्रचलित विधि है। तो इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और इससे पहले अपने प्राणों का त्याग करने से पहले वो भद्रबाहु से शिक्षा लेते हैं, ठीक है। भद्रबाहु को अपना गुरु मान के उनसे जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता है, तो वो जैन धर्म का अनुयायी होता है। तभी तो भद्रबाहु से शिक्षा लेता है। और भद्रबाहु से शिक्षा लेने के बाद ही वो 298 बीसी में अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप कर ही अपना प्राण जो है संलेखना विधि से त्याग कर देता है। ओके गाइस, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही पूरा डिस्क्रिप्शन था। मैंने आप काफ़ी डिटेल में भी बताया है, नॉर्मल भी है, इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ गाइस, अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में मेरे वीडियोस को शेयर भी करा करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो और मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाऊं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।